हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीसीसी ऑफिशियल। आज की क्लास में मैं आपको एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। एंड एक्सेल कैसे वर्क करता है, इसका बेसिक, इसका एडवांस मैं ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। एक्सेल को एआई से कैसे ऑपरेट करना है ये भी मैं चैनल पे ऑपरेट कर चुका हूं। अगर आपने ये देखा नहीं है तो आप ये जरूर देखें। ठीक है, आज जो मैं कराने वाला हूं वो है एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में मैं आपको क्वेश्चंस तो सॉल्व करवाऊंगा ही, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे कि कोई भी आपका इंटरव्यू लेगा तो आपसे सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि कॉलम क्या होता है, रोज क्या होती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एंड इसके अलावा मैं बता देता हूँ एक्सेल बना कैसे है। एक्सेल बना है, एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है एंड इसके अंदर पूरी एक वर्कबुक होती है। ये जो हमने ओपन कर रखा है ये एक बुक है एंड बुक के अंदर क्या है, ये शीट्स। वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर क्या आती है मैं लिखता जाता हूं यहाँ पे साथ के साथ। वर्कबुक, वर्कबुक के अंदर क्या आती है, वर्कशीट्स। एंड वर्कशीट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, जरा देखो आप लोग। ये ऊपर दे रखी है हमें खूब सारी कमांड्स। होम टैब की कमांड, इंसर्ट टैब की कमांड। तो टैब्स के अंदर है यहाँ पे ग्रुप्स, ग्रुप्स के अंदर है कमांड्स। हमें वर्कशीट को ऑपरेट करने के लिए कमांड सीखनी पड़ेंगी। इसके अलावा हमें फॉर्मूलाज बनाना सीखना पड़ेगा और हमें फंक्शंस याद करने पड़ेंगे। एंड कुछ हमारा हमें बेसिक्स पता होना जरूरी है। बेसिक्स जैसे कि मैंने आपको बताया वर्कबुक, वर्कशीट्स। एंड इसके अलावा बेसिक क्या हो गया कि कमांड्स क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, रो कौन सी हैं, कॉलम्स क्या हैं, रो के बारे में पता हो, कॉलम के बारे में आपको पता हो कि सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक सी आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो जो ये पूरी शीट है या पूरी ये बुक है इसको बोलेंगे वर्कबुक। बुक्स में है पेजेस, पेजेस के ऊपर क्या है, कॉलम्स। कॉलम्स के अलावा ये हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं, रोज। और ये एक बॉक्स कहलाता है सेल। सेल का जो पाथ है वो कहलाएगा यहाँ पे A1। इस सेल को बोलेंगे हम D7। पहले आया कॉलम का नाम, फिर आया रो का नाम। ठीक है, तो एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं, कितने रोज होते हैं, तो कंट्रोल और राइट प्रेस करके हम लास्ट कॉलम पे आ गए, कंट्रोल और लेफ्ट प्रेस करके हम लास्ट रो पे आ गए। ठीक है, कितने कॉलम्स होते हैं तो इसका एक हमने बनाया फंक्शन इज इक्वल टू COLUMN ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ एंटर। तो यहाँ पे टोटल 16,384 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो जो मैंने इज इक्वल टू लिख के कॉलम ये फंक्शन लगाया, इसे बोला हमने फंक्शन। तो फंक्शन और फॉर्मूला में क्या फर्क है वो बताया। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1 और 1 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये क्या होता है, ऐड करा मैंने। ठीक है, कंट्रोल और टिल्ड बटन से हमारा क्या खुल जाएगा, फंक्शन या फॉर्मूला। मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, B12 प्लस C12। और अगर इसी चीज को मुझे सॉल्व करना था तो मेरे पास एक और तरीका था, इज इक्वल टू सम दिस फ्रॉम दिस टू दिस एंटर। तो ये भी आया 2। समझो जरा, जब मैं इसमें सेल्स को जोड़ता हूं आपस में, ये क्या कहलाता है, फॉर्मूला। और जब मैं इसमें फंक्शन लगाता हूं, फंक्शन जैसे कि इज इक्वल टू सम, तो ये होता है फंक्शन। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब आज की क्लास में मैं आपको ये तो हो गया बेसिक, तो ये तो हो गया बेसिक। एंड बेसिक्स के बाद मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चंस की प्रिपरेशन। अब आप थोड़ा और बेसिक जानना चाहते हो कैसे इसमें काम करते हैं, तो उसके लिए एक मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, पहले ही 3 आवर्स की वीडियो। ये एक वीडियो काफी है, ये भी मैंने इसी साल बनाई थी 2025 में। एंड इसमें वो सारे फंक्शंस हैं जो आपको सीखने चाहिए। देखो हमें करना क्या है एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर हमें एक ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पे हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग तरह की स्प्रेडशीट्स, यानी कि हम शीट्स बनाने वाले हैं। शीट्स तो मैं स्लैश करके लिख देता हूँ। रिपोर्ट्स बनाने वाले हैं। कंपनी जो आपको जॉब पे रख रही है वो आपसे अपनी रिपोर्ट्स बनवाएंगी। एंड रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक्स। आपको पता होनी चाहिए, एक वर्कबुक होती है, वर्कबुक में क्या होती है, काफी सारी शीट्स। शीट्स में होती हैं रो, कॉलम और सेल्स। बट ये रो, कॉलम और सेल्स में हमें कमांड्स अप्लाई करनी है, फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और फंक्शन अप्लाई करने हैं। इनकी मदद से हम क्या बनाएंगे, अच्छी अच्छी अलग अलग तरह की शीट्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो अब मैं आपको सीधा स्टार्ट कराता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
इसमें हमें दे रखा है स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स और बैच। ठीक है, इसके अंदर हमें जो लगाना पड़ेगा वो है वी लुकअप फंक्शन। देखिए हमें फाइंड करना है वैल्यूज को इस डेटा में से यहाँ पे, तो फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू वर्टिकली लुकअप। ठीक है, हम एक मिनट को थोड़ा सा सेट कर दूं इसको, इक्वल टू वी लुकअप। हम क्या ढूंढ रहे हैं, स्टूडेंट आईडी। कहां से ढूंढ रहे हैं हम आईडी, इस डेटा में से। बदले में मुझे क्या चाहिए, नेम चाहिए। नेम कौन से कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में। इस डेटा में सेकंड कॉलम में दे रखा है नेम, तो 2, 0 ब्रैकेट 1 एंटर। ठीक है, अब मुझे ये डेटा अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो फॉर्मूला मेरा गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने पाथ को लॉक नहीं करा है। ठीक है, अब बिना लॉक करे अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूं। इज इक्वल टू वी लुकअप, मुझे क्या फाइंड करना है, ये डेटा या ये नेम, या मुझे फाइंड करनी है स्टूडेंट आईडी। एंड कहां से फाइंड करनी है, इस डेटा में से, कॉमा। अब मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर फाइंड करने हैं। इस आईडी के कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 2 और 3। तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ करली ब्रैकेट, इस पे लिखता हूँ 1, 2, 3 करली ब्रैकेट क्लोज, 0 ब्रैकेट बंद। एंड सारा डेटा एक ही बार में आ गया। मतलब मैंने एक सेल में ऐसा कुछ फंक्शन लगाया और डेटा कैच कर दिया। बट मैंने कुछ गलती करी यहाँ पे, 1 से क्या आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गई। तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे, 2, 3, 4 लगाना था, 2, 3, 4 एंटर, आ गया। अब इसमें मैं आईडी चेंज करता हूं तो यहाँ पे ये वर्क करना चाहिए। अब ये आईडी डाल के किसका डेटा आ गया, विशाल का। ठीक है, तो ये सही है। बट इसका एक और इजी फंक्शन है, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, देखो जरा। इज इक्वल टू टी गेट। मैं क्या गेट करना चाहता हूं, डेटाबेस में से। तो ये मेरा डेटाबेस है, इसमें से मैं क्या गेट करना चाहता हूँ, फील्ड है मेरी, मेरे को नेम फाइंड करना है, कॉमा। एंड कहां से फाइंड करना है मुझे, इस क्राइटेरिया में से फाइंड करना है। अब मैं लॉक क्या करने वाला हूं, मेरे को ये चाहिए डेटाबेस मेरा मूव ना करे, तो डेटा बेस मूव ना करे, मैं इसको F4 दबा के सारे में लगा दूंगा डॉलर नेम। जब मैं ड्रैग करूंगा, G1 में लिखा है नेम, तो अब H1 आ जाए, I1 आ जाए, तो इसके लिए मैं इसको लॉक नहीं करूंगा। और जो मेरी क्राइटेरिया है जो कि है स्टूडेंट आईडी और यहाँ पे आईडी लिखी हुई है, इसको भी कर देता हूं मैं F4 दबा के। अब बस मुझे इसको क्या करना है, ड्रैग। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। मेरे पास यहाँ पे डेटा दे रखा है, एम्प्लॉयज के नाम दे रखे हैं, इनकी शिफ्ट दे रखी है मॉर्निंग और इवनिंग, एंड इन्होंने सेल्स करी है। कुछ नाम रिपीट में, जैसे कि अंकित ने मॉर्निंग में सेल करी, फिर अंकित ने मॉर्निंग में एक और बार सेल करी, फिर अंकित ने मॉर्निंग में एक और बार सेल करी, फिर अंकित ने इवनिंग में सेल करी। मुझे क्या करना है, जतिन, ऋतिक, हर्षित, ये जो एम्प्लॉयज हैं इनका पहले तो काउंट करना है कि किसने कितनी बार सेल करी। तो यहाँ पे कुछ फंक्शन लगाना पड़ेगा मुझे। फंक्शन का नाम होगा काउंट इफ। एंड काउंट इफ भी नहीं लगेगा, यहाँ पे काउंट IFS लगेगा। IFS क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशन दे रखी है, एंड कंडीशंस के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कंडीशन के लिए यहाँ पे जो फंक्शन लगेगा इज इक्वल टू काउंट IFS। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 है ये एम्प्लॉयज। ठीक है, इसमें से मुझे क्या फाइंड करना है, जतिन फाइंड करना है, कॉमा। सेकंड क्राइटेरिया रेंज है मेरी कि वो शिफ्ट कौन सी है, कॉमा लगाया। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या निकालनी है, मॉर्निंग शिफ्ट। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ मॉर्निंग एंड ब्रैकेट करता हूँ बंद। सब कुछ लॉक होने वाला है सिवाय किसके, जतिन के। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो रेंज है वो मूव ना करे, मैं रेंज को लॉक करूंगा, दोनों तरह की रेंज लॉक कर दी। एंड मैं चाहता हूँ मॉर्निंग काउंट, तो मॉर्निंग भी मूव ना करे, मॉर्निंग को भी लॉक कर दिया। बट मैं जब ड्रैग करूंगा तो जतिन की जगह ऋतिक, हर्षित, विशाल, अंकित, तो इस D4 को, यानी जहां पे जतिन का नाम लिखा है, इसको मैंने लॉक नहीं करा। ऐसे ही मैं इवनिंग का निकाल देता हूँ, इज इक्वल टू काउंट
IFS, मैं क्या निकाल रहा हूँ, क्राइटेरिया रेंज ये थी मेरी फर्स्ट, एंड इसमें से मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, जतिन को फाइंड कर रहा हूँ, कॉमा, इसके बाद अगली शिफ्ट की रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट रेंज सिलेक्ट करने के बाद मैं शिफ्ट में जाके इवनिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट करता हूँ। सब कुछ लॉक होने वाला है सिर्फ जतिन के नाम को छोड़कर। एंटर। अब मुझे क्या करना है, इनको दोनों को ड्रैग। अब टोटल निकालने के लिए इज इक्वल टू मैं कर सकता हूँ मॉर्निंग प्लस इवनिंग, हो गया 6, कंट्रोल डी, हो गया। अब मुझे निकालना है अंकित ने टोटल सेल्स कितनी करी है, मॉर्निंग में कितनी करी है, इवनिंग में कितनी करी है। अब देखो काउंट नहीं करना, इस बार मुझे सम करना है उन वैल्यूज का जितनी बार भी अंकित ने सेल करी। अंकित ने सेल करी 3 बार, तो 3 बार मॉर्निंग में, 3 बार इवनिंग में, टोटल सेल करी है 6 बार। तो मुझे अभी निकालना है मॉर्निंग का सम, तो इज इक्वल टू सम IFS सम रेंज किस चीज का सम करना है, ये लो जी सम रेंज सिलेक्ट हो गई, कॉमा, इसके बाद मुझे क्या सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया रेंज है मेरी ये नाम, कॉमा, तो क्राइटेरिया 1 के वो होना चाहिए अंकित, कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया रेंज है मेरी शिफ्ट, एंड शिफ्ट में भी कौन सी चाहिए मेरे को, शिफ्ट मॉर्निंग, ब्रैकेट करते हैं बंद। सारे डेटा को करेंगे हम लॉक, बट क्या लॉक नहीं करना था तो बताओ। आप ये एक एक डॉलर लगा के भी लॉक कर सकते हो। और ये जो D10 है इसमें लिखा हुआ है नाम, इस नाम को मुझे लॉक नहीं करना, इसके बाद मुझे बाकी डेटा को कर देना है लॉक। ठीक है, ऐसी इवनिंग निकाल लेता हूँ, इज इक्वल टू सम IFS, मुझे क्या सम निकालना है, मुझे सेल्स की रेंज को पहले सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। मुझे क्राइटेरिया 1 मेरा क्या था, ये नाम, एंड इस क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसमें क्राइटेरिया है अंकित, कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है मेरा, ये शिफ्ट, एंड शिफ्ट में से मुझे क्या सिलेक्ट करना है, इवनिंग। ठीक है, F4, F4 किस चीज, D10 में लिखा हुआ है अंकित का नाम, अंकित को लॉक नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजों को कर लेंगे। ठीक है, एंटर करते हैं, हमारे पास मॉर्निंग का भी आ गया है, इवनिंग का भी आ गया। मुझे इसको क्या करना है, ड्रैग, और सम कर देता हूँ मॉर्निंग वाली सेल प्लस इवनिंग वाली सेल। मेरे पास मॉर्निंग इवनिंग का डेटा आ चुका है। ठीक है, टोटल सेल्स भी आ चुकी है, एंड ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमने इसमें सीखा काउंट IFS कैसे लगाना है, और सम IFS, काउंट इफ सम इफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, कुछ नेम्स दे रखे हैं, टारगेट दे रखे हैं, अचीवमेंट दे रखी है, एंड अचीवमेंट परसेंटेज। चलो इसको समझते हैं। प्लीज अपडेट इंसेंटिव अमाउंट यूजिंग इफ कंडीशन एज पर अबव क्राइटेरिया। मतलब देखो यहाँ पे हमें एक तो दे रखा है कि हमें अचीवमेंट टारगेट दे रखा है, टारगेट अचीव करना है, एंड अचीव करने के बाद अगर आपकी परसेंटेज अच्छी होगी तो आपको परसेंटेज के हिसाब से क्या मिलेगा, इंसेंटिव, एंड अगर आप अचीव नहीं करोगे तो आपको मिलेगा 0। तो इधर लगेगा एक लॉजिकल फंक्शन जिसमें एक स्टेटमेंट होगी कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, अगर स्टेटमेंट फॉल्स होगी आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। देखो कैसे करना है इसको, इज इक्वल टू इफ स्टेटमेंट क्या है हमारी, अचीवमेंट इज ग्रेटर देन कितना, या इक्वल टू, अचीवमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, अगर हम अचीव कर पा रहे हैं हमारा टारगेट, कॉमा, अगर ऐसा है तो इफ, अब हमें बात करनी है लॉजिकल टेस्ट तो हम डाल चुके हैं,
देखो लॉजिकल टेस्ट डालने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ ऑन, इसमें 2 ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल टेस्ट ये है, अगर ये टेस्ट हमारा अचीव हो रहा है तो अगर ये बात सच है तो हमें अचीवमेंट परसेंटेज के हिसाब से क्या देनी है, हमें इनको इंसेंटिव देना है। तो इसके लिए इफ आपका अचीवमेंट परसेंट बड़ा नहीं सॉरी इससे आपका अचीवमेंट परसेंट बराबर या छोटा होगा किसके, 80% के, तो आपको मिलेगा 0। इफ आपका अचीवमेंट परसेंट बराबर या छोटा होगा, इसमें बराबर वाली बात तो बोली ही नहीं गई है, तो 1 मिनट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। इफ आपका अचीवमेंट परसेंट छोटा होगा 80% से, आपको मिलेगा 0। अगली बात, इफ आपका अचीवमेंट परसेंटेज छोटा होगा 90% से, तो आपको मिलेगा 500। इफ आपका अचीवमेंट परसेंटेज इज स्मॉलर देन 100%, तो होगा 1000। एंड लास्ट, इफ आपका अचीवमेंट परसेंट बड़ा होगा 1000 सॉरी 100% से, तो आपको मिलेगा 1200 रुपीज का इंसेंटिव, ठीक है। ये तो हो गई इंसेंटिव वाली बात है। कितनी बातें करी हमने, 4, तो 1 2 3 4। और अगर ये अचीव नहीं हुआ तो आपको क्या मिलेगा, 0। देखो पहले तो था लॉजिकल टेस्ट कि आपका अचीवमेंट जो है वो टारगेट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या मिलेगा, इसके बेसिस पे आपको मिलेगा इंसेंटिव। एंड अगर आपका वो अचीव नहीं होगा तो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। एंड आपका क्या कैलकुलेट हो गया, इंसेंटिव। एंड इसको कर देते हैं ड्रैग। समझे इसको जरा और अच्छे से। यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, नहीं हुआ तो क्या मिला, 0। अचीव हुआ, नहीं हुआ तो क्या मिला, 0। यहाँ पे भी टारगेट अचीव नहीं हुआ, यहाँ पे भी नहीं हुआ, दोनों में मिला 0। यहाँ पे टारगेट तो अचीव हो रखा है एंड परसेंटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज है 108 102 विच इज ग्रेटर देन 100%, तो क्या मिला 1200। एंड यहाँ पे तीनों में अचीव हुआ, यहाँ पे अमाउंट बड़ा है और अचीवमेंट परसेंट अचीवमेंट अमाउंट छोटा है, तो इसमें सीधा क्या आएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या दे रखे हैं, कुछ एम्प्लॉयज के नाम, उनकी डेजिग्नेशन यानी कि वो किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, एंड उनकी सैलरीज। अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनका क्या निकालना होगा हमें, लीव डिडक्शन। एंड अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करा है तो उसका ओवर टाइम अमाउंट निकालना होगा। तो लीव निकालने के लिए लीव डिडक्शन का अमाउंट, सैलरी मिलनी थी 50,000, जब हम काम करते कितना, 25 डेज। एंड हमने काम कितने दिन नहीं किया, 2 दिन। देखो इसको समझो, फिर से लिखता हूं मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू सैलरी कितनी मिल रही है, 50,000 रुपए, और 1 दिन की सैलरी निकालनी है तो 50,000 डिवाइड बाई 25, तो ये आ जाएगी 1 दिन की सैलरी। और हमने कितने दिन काम नहीं करा, इससे मल्टीप्लाई कर देते 2 से, तो हमें मिल जाएगी वो अमाउंट जो हमने काम नहीं करा। एंड लॉग किसको करेंगे हम इसमें, वर्किंग डेज, क्योंकि सभी के जो वर्किंग डेज हैं वो सेम है, P8 में लिखे हुए हैं, तो इसको मैंने F4 दबा के लॉक कर दिया। इसको करते अब हम ड्रैग, आ गया हमारा लीव डिडक्शन। एंड कितना एक्स्ट्रा काम करा, तो पूरे महीने में काम करा 50,000 रुपए का। एंड 50,000 रुपए का जो ये काम था, इसके लिए हमें कितने घंटे काम करना था, 200 घंटे। एंड हमने एक्स्ट्रा कितना करा है, हमने 12 घंटे एक्स्ट्रा काम करा। तो लॉग किसको करना है हमें इसमें, 200 घंटे काम करना था। अब C2 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब ड्रैग करेंगे यहाँ पे आ जाएगा C3 C4 एंड यहाँ पे आ जाएगा E3 E4। लॉक करा हमने बस हमारे वर्किंग आवर्स इन मंथ। हो गया हमारा लीव डिडक्शन भी आ गया और ओवर टाइम भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट डुप्लीकेट आउटलेट नेम्स। जो भी नाम रिपीट हो रहे हैं उनको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो हमें क्या करना था, इसके लिए डेटा को सिलेक्ट एंड फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट करना है। क्या हाईलाइट करना है, डुप्लीकेट वैल्यू। एंड ये अपने आप हाईलाइट हो गया। जो जो नाम रिपीट हो रहे हैं वो अपने आप हाईलाइट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे डेटा दे रखा है, सीरियल नंबर दे रखे हैं एंड हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। तो इज इक्वल टू स्मॉल, सबसे स्मॉल वैल्यू निकालनी है। अरे मतलब डेटा, ये रहा हमारा डेटा, कॉमा, एंड क्या फाइंड करनी है, सबसे छोटी वैल्यू। तो इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट करा बंद। अब किसको लॉक करेंगे हम,
हमारे डेटा को लॉक कर देंगे। एंटर करा, सबसे छोटी वैल्यू आ गई और इसको हम कर देते हैं ड्रैग, तो छोटे से बड़ा, एंड सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 65। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने, यानी बड़े से छोटा, तो इज इक्वल टू सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल टू लार्ज। लार्ज के लिए हमें डेटा को सिलेक्ट करना है और इसके बाद सबसे लार्ज वैल्यू के लिए सीरियल नंबर को सिलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद, और डेटा को कर लेते हैं इसमें भी हम लॉक कर देते हैं डेटा को, राइट। तो हमारे पास डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लग के आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे को दे रखा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यूज टेक्स्ट फंक्शन एंड सॉल्व द ब्लैंक्स। तो फुल नेम निकालने के लिए इज इक्वल टू, दो फंक्शन हमारे पास, वैसे और भी फंक्शंस होंगे, एक है कॉनकेटनेट और एक है टेक्स्ट जॉइन। मैं यूज कर रहा हूं कॉनकेटनेट फंक्शन। सबसे पहले टेक्स्ट वन, ये है अंकित, कॉमा, डबल इन्वर्टेड स्पेस, डबल इन्वर्टेड, कॉमा, फिर मुझे क्या करना है टेक्स्ट टू है मेरा सरनेम, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। आ गया फुल नेम, इजी था। फुल नेम इन कैपिटल लेटर, सब कुछ हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, तो इज इक्वल टू अपर फुल नेम को सिलेक्ट करा, एंटर कर दिया, कैपिटल में आ गया। इतना सिंपल था ये। आपको बस फंक्शन याद होना चाहिए। फुल नेम की लेंथ निकालनी है, अब इज इक्वल टू LEN, टेक्स्ट फुल नेम मेरा यहाँ पे है और मैं ब्रैकेट ऑफ करूंगा 11। अब आप बोलोगे सर ये 11 आ गया, देखो जरा, अंकित में है 5 लेटर, गुप्ता में है 5 लेटर, ये हो गए 10, लेकिन जो स्पेस है ये स्पेस को भी काउंट करता है, तो स्पेस का एक हो गया, तो ये 11, ऐसे ये 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड टिल डेट प्रॉफिट। हमें दे रखा है सेल्स और हमें दे रखी है कॉस्ट। तो सेल में से अगर मैं कॉस्ट माइनस कर दूं तो ये तो आ जाएगा आज का प्रॉफिट। अब रोज रोज का प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है और टिल डेट प्रॉफिट का मतलब होता है आज तक का प्रॉफिट। तो मुझे अब 2 तारीख तक का प्रॉफिट निकालना है, तो पहले 1 तारीख का प्रॉफिट प्लस आज कितनी सेल हुई 3 लाख, एंड इसमें जुड़ा हुआ इसमें क्या है कॉस्ट, तो हमें क्या माइनस करना है कॉस्ट, तो हमारी आ गई अब तक का प्रॉफिट। एंड इसको अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो देखो कैसे, 2 लाख में से 50,000 गए, ये प्रॉफिट है 1.5 लाख का, और आज की सेल थी 3 लाख, उसमें से 60 गए, ये कितना आया 2,40,000। 2,40,000 प्लस 1.5 लाख, ये हो जाएगा 3,90,000। ठीक है, अब इसको मैं कर लेता हूँ ड्रैग, लास्ट तक मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया है पूरे, इसमें 6 तारीख तक मुझे प्रॉफिट हुआ है 12 लाख रुपए का। एंड सिर्फ 6 तारीख का अगर प्रॉफिट निकालना है तो 3 लाख माइनस 50,000 जो कि है 2.5 लाख रुपए, लेकिन 6 तारीख तक यानी टिल डेट प्रॉफिट है हमारा 12 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सर्विसेज दे रखी हैं विंडो 10, विंडो 11, कैनवा, एंड इनके रेट्स दे रखे हैं MRP, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस रेट्स। अप्लाई लुकअप फंक्शन एंड फाइंड द रेट्स। बहुत इजी है, करते हैं इसको। देखो मुझे यहाँ पे VLOOKUP फंक्शन लगाना है, तो VLOOKUP फंक्शन लगाने के लिए लुकअप फंक्शन लगाने के लिए MRP कौन से नंबर पे है 2, कॉस्ट कौन से नंबर पे है 3, सेलिंग प्राइस कौन से नंबर पे है 4, बिजनेस टू बिजनेस कौन से नंबर पे है 5। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू VLOOKUP। मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ विंडो 11, कहाँ से फाइंड कर रहा हूँ, टेबल है मेरी ये रही टेबल, बदले में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए MRP जो कि कौन से कॉलम पे है 2, एंड इसके साथ कॉमा लगा के 0, ब्रैकेट बंद। किस किस को लॉक करना है, मुझे सारी चीजों को लॉक करना है, बस 2 की जगह आगे क्या आएगा 3, 4, 5। मैंने क्या करा इसको एंटर, और इसको करा मैंने ड्रैग, आ गया VLOOKUP। अब कैनवा के रेट्स मुझे यहाँ पे डालने, तो मैंने करा कैनवा को पेस्ट, तो कैनवा के रेट है 5,000, 200, 300, 250। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड if sales exceed rupees 20 lakh then the commission provided is 2% of the total sales। अगर सेल हमारी 20 लाख से ऊपर है तो कमीशन जो है 2% ऑफ द टोटल सेल्स है, तो इज इक्वल टू इफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट क्या है, देखो यहाँ पे एक लॉजिकल टेस्ट है कि अगर हमारी ये चीज सच है तो क्या होगा, और अगर हमारा ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या होगा। तो स्टेटमेंट है हमारी सेल्स
हमारी क्या है, बड़ी होनी चाहिए टारगेट के 20 लाख के। अगर ऐसा है तो, अगर ये बात सच है तो पूरी सेल का कितना मिलेगा, 2% का कमीशन मिलेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं ड्रैग। यहाँ पे 20 लाख से ऊपर थी, 1 करोड़ 20 लाख थी, तो यहाँ पे मिल गया। बट यहाँ पे 20 लाख से कम थी तो क्या मिला, 0 मिला। अब रिमार्क, एक होता है कमीशन मिल गया, अब रिमार्क देना हमें। रिमार्क देने के लिए इफ हमारी सेल बड़ी है किससे, टारगेट से, अगर ऐसा है तो वेल डन। और अगर ऐसा नहीं है तो वर्क हार्ड। जिसने टारगेट अचीव करा उसको मिला वेल डन, जिसने नहीं करा उसको मिला वर्क हार्ड। अब जरा इसमें देखना, ये था हमने जो करा, इसे बोलते हैं हम लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन मतलब क्या, कोई भी एक स्टेटमेंट, अब उसके दो आउटकम कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि एक ट्रू और एक फॉल्स। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। अब अगर हमें ये न्यूमेरिक वैल्यू में, न्यूमेरिक टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हमें ये न्यूमेरिक वैल्यूज के अलावा जैसे टेक्स्ट की फॉर्म में कोई कमेंट करना है, ए ग्रेड देनी है, बी ग्रेड देनी है, वेल डन लिखना है, तो इसमें हमें टेक्स्ट में लिखना पड़ा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लगाने पड़ेंगे, हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें क्या बोला गया है, इफ द लैपटॉप सेल्स इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख एंड मोबाइल सेल्स इज मोर देन इक्वल्स टू 1 लाख। अगर लैपटॉप की सेल बड़ी बराबर है 1 लाख के एंड मोबाइल की सेल भी बड़ी बराबर है 1 लाख के, देन द कमीशन प्रोवाइडेड इज 1% ऑफ द टोटल सेल। पूरी सेल का 1% का कमीशन मिलेगा जब आपकी लैपटॉप और मोबाइल सेल 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए दोनों। तो इसमें फंक्शन बनेगा इफ इक्वल टू इफ एंड क्यों, ये भी और ये भी, पहली स्टेटमेंट भी और दूसरी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट हमारी फुलफिल हो रही हैं, तब जाके सेल्स का हमें कुछ मिलने वाला है। देखो जरा, दोनों स्टेटमेंट कैसे, लैपटॉप की सेल बड़ी और बराबर होनी चाहिए 1 लाख एंड मोबाइल की सेल बड़ी बराबर होनी चाहिए 1 लाख। अगर ये दोनों स्टेटमेंट हमारी फुलफिल हैं तो क्या होगा, पूरी सेल का कितना परसेंट बोला गया है यहाँ पे, 1%, 1%। अदरवाइज क्या मिलेगा, 0, ब्रैकेट करेंगे हम बंद। ठीक है, यहाँ पे एक हमारी जो स्टेटमेंट थी वो फुलफिल हो रही है, बट दूसरी स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो इसलिए क्या मिला, 0। यहां भी नहीं हुई तो मिला 0। इसमें हो गई, दोनों स्टेटमेंट में 1 लाख रुपए से ऊपर की सेल है, यानी लैपटॉप की भी मोबाइल की भी 1 लाख से ऊपर की सेल है, तो ओवरऑल सेल्स पे आया कमीशन। इस तरह से हम ट्रैक कर देते हैं। तो जहां जहां पे दोनों 1 लाख रुपए से ऊपर है तो वहां पे कमीशन आया, अदरवाइज 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लैपटॉप सेल इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख और मोबाइल सेल्स इज मोर देन इक्वल टू 1 लाख, या तो लैपटॉप या फिर मोबाइल कोई सी भी एक सेल 1 लाख से ऊपर होगी, देन द कमीशन प्रोवाइडेड इज 1% ऑफ द टोटल सेल्स। अगर आपकी कोई भी एक चीज की सेल 1 लाख से ऊपर है तो आपको मिलने वाला है कमीशन। तो इज इक्वल टू इफ और लैपटॉप की सेल बड़ी बराबर है 1 लाख या फिर मोबाइल की सेल बड़ी बराबर है 1 लाख, आपको मिलेगा पूरी सेल के ऊपर 1% का कमीशन, अदरवाइज मिलेगा 0। एंड इसको कर देते हैं हम ड्रैग। देखो जरा, यहाँ पे लैपटॉप की सेल तो 1 लाख से ऊपर है लेकिन मोबाइल की नहीं है, फिर भी क्या मिल गया, कमीशन। बट इफ एंड में क्या था, इफ एंड में ये था कि आपकी कोई सी भी एक सेल 1 लाख से कम है, यानी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो आपको क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इफ एंड में, यहाँ पे इफ और में कोई भी एक कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए, फुलफिल। ठीक है, हमने करा आज की क्लास में ये लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज अपडेट ग्रोथ परसेंट। हमें डेटा दे रखा है, किस चीज का डेटा दे रखा है, किसी कंपनी का डेटा। उसने जनवरी में कुछ सेल करा है, फेब में सेल करा है, मार्च में 2022 की सेल्स है और 2023 के 6 महीने की सेल्स है। हमें क्या करना है,
फ्रॉम जैन टू जून वी हैव टू कैलकुलेट ग्रोथ परसेंट। ठीक है, ग्रोथ परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 2022 की सेल भी लिखनी पड़ेगी और 2023 की सेल लिखनी पड़ेगी। तो 2022 की 6 महीने की सेल यानी कि जनवरी प्लस फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून। अब ये जो मैंने एक एक सेल को सिलेक्ट करा, ये बना हमारा फॉर्मूला। एंड अगर मैं लिखता इज इक्वल टू सम, वो होता हमारा फंक्शन। मैं फिर से क्या कर रहा हूं, जैन प्लस फेब प्लस 2023 की मार्च प्लस 2023 की अप्रैल प्लस 2023 का मई एंड जून, एंटर। अब मेरे पास 2022 का डेटा है और मेरे पास 2023 का। मुझे निकालना है, कंपेयर करना है ग्रोथ परसेंटेज की, ग्रोथ हुआ या डिक्लाइन। एंड ग्रोथ और डिक्लाइन को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे पता लगाना होगा कि इस साल माइनस पिछला साल ग्रोथ हुई के परसेंट, मतलब ग्रोथ हुई के डिक्लाइन आया। तो मैं इस साल के डेटा में से पिछले साल के डेटा को माइनस करके निकाल लूंगा कि जी ग्रोथ है या डिक्लाइन। बट मुझे कंपेयर करना है, ग्रोथ परसेंटेज निकालना है मुझे। एंड परसेंटेज किसके बेसिस पे निकालना है, पिछले साल का कंपेयर कर रहे हैं ना कि ग्रोथ हुई या डिक्लाइन आया। तो डिवाइड करेंगे हम पिछला साल, पिछला साल कौन सा है ये, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा ग्रोथ परसेंटेज। यानी कि इस साल 46% का डिक्लाइन आया। अब मैं आपको समझाता हूं क्या किया मैंने। ग्रोथ परसेंटेज का फॉर्मूला बना इज इक्वल टू करंट ईयर परफॉर्मेंस माइनस प्रीवियस ईयर। इससे पता चला ग्रोथ, डिवाइड कर देंगे हम करंट ईयर के बेसिस पे नहीं, इसको हम प्रीवियस ईयर के बेसिस पे निकाल रहे हैं कि ग्रोथ हम पिछले साल से तो कंपेयर करेंगे ना। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड हमारी आ जाएगी ग्रोथ परसेंटेज। ठीक है, ये हो गया हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसको एक्सेल बेस्ड जॉब करनी है, कंप्यूटर बेस्ड जॉब करनी है एंड उसको डर लगता है कि कैसे इंटरव्यू पास होगा। तो आप उनको ये वीडियो शेयर करो। एंड अगर आप चाहते हो मैं ऐसा ही कंटेंट और बनाता रहूं, तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मेरी सारी वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो।